हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है NIS क्लास 10th 202 का चैप्टर नंबर 16 ओनली क्राई। मैं ओनली क्राई, मेरा सिर्फ रोना। स्टार्ट करते हैं। यू ऑल नो दैट एटम बम्स वर ड्रॉप्ड ऑन द टू जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। आप सभी जानते हैं कि 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। यू ऑल्सो नो हाउ मच डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड सिकनेस दिस कॉज्ड। आप यह भी जानते हैं कितनी तबाही, है ना, इससे कितनी तबाही, मौत और बीमारी हुई। सिंस दैट टाइम द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए स्टोर हाउस ऑफ वेरी डेंजरस वेपन्स। है ना, तभी से दुनिया बेहद खतरनाक हथियारों का भंडार बन गई है। To become more powerful than other countries and to protect itself from other countries, each country is buying or building more and more destructive weapons। कह रहे अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनने के लिए, ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए और अन्य देशों से खुद को बचाने के लिए प्रत्येक देश, मतलब हर एक देश अधिक से अधिक विनाशकारी हथियारों की खरीद या निर्माण कर रहा है। डू द एडल्ट्स नॉट नो द डेंजर ऑफ बिल्डिंग एंड कलेक्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन। क्या वयस्क जो जवान हैं को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बनाने और इकट्ठा करने के खतरों का पता नहीं है? डू दे नॉट नो that these weapons can destroy the world in which their children will live tomorrow। क्या वे नहीं जानते कि ये हथियार उस समय या उस दुनिया को तबाह कर सकते हैं जिसमें उनके कई बच्चे कल रहेंगे, मतलब उनके जो बच्चे हैं कल रहेंगे। Here we present a touching appeal for peace by the children of the world। यहाँ हम दुनिया के बच्चों को, है ना, या दुनिया के बच्चों द्वारा शांति के लिए एक मार्मिक अपील, है ना, पीस, शांति के लिए अपील प्रस्तुत करते हैं। अब आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो जब ख़त्म हो रहा था, तो उस समय जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया गया था और उसकी वजह से उस शहर के बच्चे आज भी फिजिकली चैलेंज्ड पैदा हो रहे हैं। किसी को पैरों में प्रॉब्लम है, किसी को कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसी के बेस्ड ये चैप्टर हमारा। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट द थीम ऑफ द पोएम। कविता का विषय जो है वो हम बताना सीख जाएंगे। रिलेट टू द पोएट्स फियर्स एंड अप्रीहेंशंस अबाउट वेपन्स। हथियारों के बारे में कवि की जो आशंका है ना, और आशंकाओं से संबंधित जो बातें हैं वो हम रिलेट करेंगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्स एंड राइमिंग वर्स। जो खाली छंद और तुकबंदी वाले छंद होंगे या पद होंगे उनके बीच हम अंतर पहचान सकेंगे। वो जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा ये क्या है। एक्सप्रेस योर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन इशू एंड। किसी मुद्दे के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करेंगे। और यूज़ एडवर्बियल एंटोनिम्स, क्रिया विशेषण विलोम का प्रयोग करना सीखेंगे। 16.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट। माई ओनली क्राई, क्लोज द आर्म्स फैक्ट्री। मेरा सिर्फ रोना, जो आर्म्स फैक्ट्री है, जो हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं, उसको बंद करो। स्टार्ट करते हैं। हु आर यू डिसीविंग। तुम किसे धोखा दे रहे हो? यू आस्क मी टू स्पीक टू चिल्ड्रेन। आप मुझे बच्चों से बात करने के लिए कहते हैं। बट आई शैल ऑल्सो एड्रेस यू द ग्रोन अप्स। परंतु मैं तुम्हें बड़ों को भी संबोधित करूँगा, मतलब बताऊँगा। आई एम स्टिल अ चाइल्ड, आई डोंट नो हाउ टू लाई लाइक यू। मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, मैं नहीं जानता कि आपकी तरह झूठ कैसे बोला जाता है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ओह एडल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सभी बच्चे, हे दुनिया के एडल्ट्स मतलब जवान। कुड नॉट रीबिल्ड व्हाट यू डिस्ट्रॉय। जो आप नष्ट करते हैं उसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, मतलब दोबारा से नहीं बना सकते।
A better world won't be able to be rebuilt. एक बेहतर दुनिया का पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा विदाउट यू द एडल्ट, तुम्हारे बिना, वयस्क मतलब जवान। You know what you know that our cries are useless in a deaf world. तुम जानते हो हमारा रोना बेकार है एक बहरे दुनिया में। Now my friends, let's not talk of friendship. दोस्तों अब दोस्ती की बात नहीं करते। Peace and fellowship, these words should be spoken by adults. शांति और भाईचारा ये शब्द जवानों द्वारा बोला जाना चाहिए। Enough promises, enough waiting. पर्याप्त वादे, काफ़ी इंतज़ार, है ना, या पर्याप्त इंतज़ार कह सकते हो आप। Come everyone, ask them to stop making arms, to stop making wars break out, to stop telling lies. सब आओ, उन्हें हथियार बनाना बंद करने को कहो, युद्ध लड़ाई छेड़ने से रोकने के लिए, झूठ बोलना बंद करने के लिए। Listen, listen carefully. We are sick. You are sick, but we are here. सुनो, ध्यान से सुनो, हम बीमार हैं, तुम बीमार हो, लेकिन हम यहाँ हैं। So in your name, we children, we ask them. तो आपके नाम पर हम बच्चे, हम उनसे पूछते हैं। Close your arms factories and think about timing या taming the winds. अपनी हथियार फैक्ट्रियां बंद करो और हवाओं को वश में करने के बारे में सोचो। ये जो हालात चल रहे हैं उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचो। यहाँ पर इसका ये सेंस है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके आगे। राइट विंग पॉलिटिक्स मैटर लिटिल टू अस, वी आर चिल्ड्रेन। दक्षिणपंथी जो राइट विंग्स की पॉलिटिक्स है हमारे लिए बहुत कम मायने रखती है, हम बच्चे हैं। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स मैटर लिटिल टू अस, आवर लाइफ इज एसेंशियली अफेक्शन। वामपंथी राजनीति हमारे लिए बहुत कम मायने रखती है, हमारा जीवन अनिवार्य रूप से स्नेह है, एक प्यार मोहब्बत है। बट थ्रू योर फॉल्ट अ व्हील ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट। पर आपकी गलती से, तेरी यहाँ हो गया, यहाँ पर इसका मतलब है आपकी गलती से उस पर धूल का पर्दा पड़ा है। लैला इब्राहिम सिमान जिन्होंने ये लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। हु आर यू डिसीविंग से लेकर स्पोकन बाय एडल्ट तक उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन करना है। करते हैं हम। कैन यू हेयर द क्राई ऑफ हेल्पलेसनेस ऑफ द वर्ल्ड? हु स्पीक्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, टू ग्रोन अप्स who have created destructive weapons? क्या आप उस बच्चे की बेबसी का रोना सुन सकते हैं जो दुनिया के सभी बच्चों के लिए बोलता है, उन बड़ों के लिए जिन्होंने विनाशकारी हथियार बनाए हैं? The child says that the children will have no future if the adults continue to produce deadly weapons. बच्चों का कहना है कि अगर वयस्क जवान जो लोग हैं वो घातक हथियार का उत्पादन जारी रखते हैं तो बच्चों को, या बच्चे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होगा। आर्म्स एंड एम्यूनिशन पुट ह्यूमैनिटी इन द सीरियस डेंजर। हथियार या जो गोला बारूद है मानवता को गंभीर खतरे में डाल चुका है या डाल दिया है। द पोएम टॉक्स ऑफ द फेयर्स एंड वरीज टू विच द एडल्ट्स पे नो अटेंशन और विच दे सिंपली डिसमिस विद देयर लाइज। कैन यू गेस द लाइज? कविता उन आशंकाओं और चिंताओं की बात करती है जिन पर वयस्क ध्यान नहीं देते हैं या जिसे वे अपने झूठ के साथ खारिज कर देते हैं। क्या आप झूठ का अनुमान लगा सकते हैं? द लाइज आर यूजली नो, वी विल नॉट यूज आर्म्स अगेंस्ट एनीवन। झूठ आमतौर पर होता है नहीं, हम किसी के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन होता है क्या, फिर से वो यूज़ कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। द वर्ल्ड इज सेफ, दुनिया सुरक्षित है, सेफ है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। द चाइल्ड डेस्परेटली रिपीट्स दैट द ग्रोन अप्स मस्ट स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड बट ही फाइंड्स दैट दे डोंट लिसन टू हिम। बच्चा सख्त दोहराता है कि बड़ों को दुनिया को नष्ट करना
बंद कर देना चाहिए, लेकिन वह पाता है कि वह अपनी या आप उसकी बात नहीं सुनते हैं। मतलब जो बच्चों की बात है वो नहीं सुनते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट ओनली द एडल्ट कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, बट इट इज़ एडल्ट हु आर डिस्ट्रॉइंग इट। है ना, समस्या यह है कि केवल वयस्क जवान ही एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वयस्क जवान ही से नष्ट कर रहे हैं। इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस व्हेन द चिल्ड्रन स्पीक ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप। जब बच्चे शांति, मित्रता और संगति की बात करते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ द एडल्ट्स हु शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड। वयस्कों को ही दुनिया में शांति और दोस्ती के महत्व को समझना चाहिए। इन दिस यूनिट द चाइल्ड इज प्लीडिंग द ग्रोन अप्स। इस यूनिट में, इस यूनिट इकाई में जो बच्चा है बड़े से गुहार लगा रहा है। मार्क द यूज ऑफ प्रोनाउंस। सर्वनाम जो है, प्रोनाउंस है, उसका उपयोग जो हम कर रहे हैं उसको चिन्हित कीजिए, मार्क कीजिए। द पोएट रिफर्स टू द पीपल ओनली बाई प्रोनाउंस। जो बच्चा है, जो पोएट है, वो सिर्फ लोगों को प्रोनाउन से बताता है। अब प्रोनाउन क्या है? जैसे एक होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है, नाउन का मतलब होता है नाम। किसी का भी नाम लेकर बता रहे हो तो वो नाउन होता है। अगर नाम ना लेकर आप किसी को डिनोट कर रहे हो तो वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो बच्चा यहाँ पर प्रोनाउन ही यूज़ करता है हर एक स्टेंजा में। तो पहला स्टेंजा में यू यूज़ हुआ, यू का मतलब एडल्ट्स को कह रहा है। सेकंड में यू का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। आवर का मतलब होता है चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द वर्ड हु इज स्पीकिंग। ठीक है, बोलने वाले बच्चे सहित जो भी बच्चे हैं। थर्ड स्टेंजा में देम है। देम का मतलब उनके, उनके का मतलब एडल्ट्स एंड आर्म मेकर, जो बड़े लोग हैं और जो आर्म बनाते हैं। द चाइल्ड नोज द ट्रूथ and tells the truth, whereas the adults know the truth but hide it with their lies. उन्हें वयस्क और हाथ बनाने वाले, बच्चा सब जानता है और सच बोलता है, जबकि वयस्क से जानते हैं लेकिन इसे अपने झूठ से छिपाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 16.1 है, देखते हैं हम। वाई डज द चाइल्ड वॉन्ट टू स्पीक टू ग्रोन अप्स अबाउट द आर्म्स फैक्ट्रीज। हथियार कारखानों के बारे में बच्चा ना बड़ों से क्या कहना चाहता है या करना चाहता है? आंसर है The child wants to speak to grown-ups because the grown-ups are building arms which threaten the world and only the grown-ups can bring about a change in the world. बच्चा जो है बड़ों से बात करना चाहता है क्योंकि जो बड़े हैं हथियार बना रहे हैं जिससे दुनिया को खतरा है। केवल बड़े ही दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इसका आंसर था। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर द एडल्ट्स डिसीविंग। वयस्क जो हैं, बड़े हैं, किसे धोखा दे रहे हैं? आंसर है द एडल्ट्स थिंक दैट दे आर डिसीविंग चिल्ड्रन बट एक्चुअली दे आर डिसीविंग देमसेल्फ। जो बड़े हैं वो सोचते हैं कि बच्चों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह खुद को ही धोखा दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड फील हेल्पलेस। बच्चा जो है असहाय क्यों महसूस कर रहा है? मतलब कोई इसका हेल्प करने वाला नहीं है, ऐसा क्यों सोच रहा है वो? आंसर है द चाइल्ड फील्स हेल्पलेस बिकॉज चाइल्ड या चिल्ड्रन अलोन कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। क्योंकि बच्चा जो है अकेले स्थिति को बदल नहीं सकता। दे नीड द हेल्प फॉर एडल्ट्स। उन्हें एडल्ट्स की ज़रूरत है। बट द एडल्ट डू नॉट रियलाइज दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड बाई मेकिंग आर्म्स। लेकिन जो बड़े हैं उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो जो आर्म्स बना रहे हैं उससे दुनिया जो है वो बर्बाद हो रही है, ख़राब हो रही है। इंस्टीड मतलब इसके बजाय दे डिसीव द चिल्ड्रन एंड देमसेल्फ विद लाइज। वे बच्चों और खुद को झूठ से धोखा दे रहे हैं, झूठ से धोखा दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु डज द चाइल्ड कॉल माई फ्रेंड्स। बच्चा मेरे दोस्त किसे कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। चिल्ड्रन, एडल्ट्स, बोथ। आंसर है द चाइल्ड कॉल्स अदर चिल्ड्रन माई फ्रेंड्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डज द चाइल्ड वॉन्ट द एडल्ट्स टू टॉक ऑफ पीस एंड फेलोशिप। The child wants the adults to speak about and discuss peace and fellowship so that they may understand how important these ideas are for the world. बच्चा क्यों चाहता है कि वयस्क जो हैं, बड़े जो हैं, शांति और संगति की बात करें? तो आंसर है बच्चा चाहता है कि जो बड़े हैं वो शांति और संगति के बारे में बात करें और चर्चा करें ताकि वे समझ सकें कि ये विचार, ये जो सोच है दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। Why does the child call it a deep word?
बच्चा इसे बहरी दुनिया क्यों कहता है? आंसर है द चाइल्ड कॉल्स इट अ डीफ वर्ड बिकॉज इट डजंट हेयर हिज क्राइज। बच्चा उसे बहरा संसार, बहरी दुनिया कहता है क्योंकि वह उसकी पुकार नहीं सुनता। डू यू नो, देखते हैं हम, द नेशंस दैट पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन्स आर रेफर्ड टू एज अ न्यूक्लियर क्लब। परमाणु हथियार रखने वाले राष्ट्रों को परमाणु क्लब कहा जाता है। These nations are the USA, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना। ये जो राष्ट्र हैं, यूके, ये सारी चीज़ें जो मैंने नाम लिए। The nations that have conducted nuclear tests are इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। जिन राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण किए हैं वे भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। किंग जॉन का नाम सुना ही होगा। चलो, कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड, द नॉन Proliferation Treaty (NPT) was signed on March 5, 1970। विश्व की सुरक्षा से सरोकार रखते हुए 5 मार्च 1970 को अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। कि मतलब हम इस तरह से ये आर्म्स फैक्ट्री और ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं ऐसे नहीं बनाएंगे, न ही यूज़ करेंगे। वर्तमान में 189 राष्ट्र हैं। Currently there are 189 nations which have signed the non-proliferation treaty। तो जिन्होंने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, वो उतने कितने देश हैं? 189 कंट्रीज हैं। बाई साइनिंग द एनपीटी अ नेशन एग्रीज दैट इट विल, एनटीपी का जो साइन होता है वो करके एक राष्ट्र जो है सहमत होता है कि वह क्या है? पहला है नॉट ट्रांसफर न्यूक्लियर डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी टू द अदर नेशंस। जो परमाणु उपकरण बनाए हैं या टेक्नोलॉजी है उनकी, वो दूसरे देश के साथ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। दूसरा है नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेप्ट इन रिस्पॉन्स टू अ न्यूक्लियर अटैक। परमाणु हमले की प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसके अलावा परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। मतलब क्या है? अगर कोई उनकी कंट्री पर अटैक करता है तभी ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली। परमाणु तकनीक का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करें। ये जो हमने एनटीपी पढ़ा है उसमें ये रूल है। लेट अस डू 16.1। द एडल्ट्स नो द डेंजरस ऑफ आर्म्स येट दे इग्नोर देम। जो जवान हैं हथियारों के खतरों को जानते हैं फिर भी वे उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। दे यूज़ आर्म्स, स्मॉलर आर्म्स, टू सेटल स्मॉल डिस्प्यूट्स विद इन द फैमिली इन द नेबरहुड। ये कह रहे हैं परिवार के भीतर पड़ोस में छोटे छोटे जो विवाद होते हैं, लड़ाई है, उससे निपटने के लिए हथियार, छोटे छोटे हथियार का इस्तेमाल करते हैं। इन विलेजेस पीपल ऑफन फाउंड और किल ईच अदर ओवर इशूज विच कैन बी सेटल्ड एमिकेबली। कह रहे गाँव में लोग जो है अक्सर उन मुद्दों पर एक दूसरे को घायल या मार डालते हैं जिन्हें सौहार्दपूर्ण प्यार से, है ना, सही तरीके से, है ना, प्यार से सुलझाया जा सकता है। गेट टुगेदर विद अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ योर एरिया विलेज। जो आपका एरिया है, जो आपका विलेज है, अन्य लड़कों और लड़कियों के साथ मिलें। इन्वाइट द एडल्ट टू कॉमन प्लेस फॉर अ डिस्कशन। जो वयस्क हैं उन चर्चा के लिए एक सामान्य स्थान पर आमंत्रित करें। जैसे पार्क हो गया या कोई सेंटर हो गया, वहाँ पर बुलाकर इस टॉपिक पर आप बात करें, उनसे बात करें और उनसे समझाएं। ठीक है, बाकी आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो, टेक केयर दैट ड्यूरिंग द डिस्कशन यू डू नॉट बिहेव लाइक एन एडवाइज़र और प्रीचर ऑफ पीस। इस बात का ध्यान रखें कि चर्चा के दौरान आप शांति के सलाहकार या उपदेशक की तरह व्यवहार ना करें, मतलब बिल्कुल भाई बनकर रहें उनके साथ। यू मे पोलाइटली स्टीर द डिस्कशन इन द राइट डायरेक्शन। इस बात का ध्यान रखें कि चर्चा के दौरान आप शांति के सलाहकार या उपदेशक की तरह व्यवहार ना करें। आप विनम्रता से चर्चा को सही दिशा में ले जा सकते हैं, प्यार से रहें भाई बनकर। चलो, अब हम पढ़ते हैं 16.2.2 मतलब पार्ट 2। कहाँ से कहाँ तक वो भी देख लेते हैं। एनफ प्रोमिसेस से लेकर ए वेल ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट पढ़ते हैं। द चाइल्ड इज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द एडल्ट्स टू कीप देयर प्रोमिसेस। बच्चा अपने वादों को निभाने के लिए वयस्कों की प्रतीक्षा करते करते थक गया है कि कब बड़े उसकी बात सुनेंगे। ही वॉन्ट्स एडल्ट्स टू स्टॉप मेकिंग प्रोमिसेस विच दे डू नॉट वॉन्ट टू कीप
वह चाहता है कि जो बड़े हैं ऐसे वादे करना बंद करें जिन्हें वे पूरा नहीं करते हैं। ही कॉल्स अपॉन एवरीवन, वे सभी बच्चों और वयस्कों से हथियार कारखानों और हथियार निर्माताओं के विरोध में शामिल होने का आह्वान करते हैं। Join the protest against arms factories and arms maker. He asked the arms makers to stop producing weapons and to work to stop wars. वह हथियार बनाने वालों से हथियारों का उत्पादन बंद करने और युद्धों को रोकने के लिए काम करने को कहता है। In this unit, the poet uses the pronouns them, we, you, your and us. pronoun क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। रेफर्स टू आर्म्स मेकर्स ऑल द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ एंड द एडल्ट्स। कह रहे हैं कि इस इकाई में कवि उन सर्वनामों का उपयोग करते हैं। वी का मतलब होता है हम, ठीक है। देम का मतलब वो, यू का मतलब आप, योर का मतलब आपके, अस का मतलब हम, मतलब हथियार बनाने वाले जो हैं, ठीक है। स्वयं सहित सभी बच्चों को और बड़ों को संदर्भित करने के लिए, मतलब उनको बताने के लिए। इन द फोर्थ स्टैंजा, चौथे स्टैंजा में, श्लोक में, वाइल टॉकिंग टू द एडल्ट, जब एडल्ट से बात करते हैं बच्चे या बच्चा, ही यूजेस देम, है ना। पोएम जो बता रहे हैं वो देम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यू, यू के बजाय देम यूज करते हैं, है ना। टू सेपरेट द आर्म्स मेकर फ्रॉम अदर ग्रोन अप्स हु फील लाइक हिम। कह रहे हैं अन्य वयस्कों से अलग करने के लिए आपके बजाय उन्हें का उपयोग करते हैं, ठीक है। अंतिम छंद में बच्चा सीधे हथियार बनाने वालों से बात करता है ना। इन द लास्ट स्टैंजा द चाइल्ड टॉक्स डायरेक्टली टू द आर्म मेकर्स एंड एड्रेसेस देम एज यू, और उन्हें आप कहकर संबोधित करता है। इन द फर्स्ट यूनिट वी सी द चाइल्ड प्लीडिंग, बट इन द सेकेंड यूनिट वी फाइंड दैट फाइंड हिम टॉकिंग टू द आर्म्स मेकर्स डायरेक्टली। पहले फर्स्ट यूनिट में वो क्या कहता है, वो प्लीड करता है, लेकिन सेकेंड यूनिट में वो सीधे बात करता है आर्म मेकर से, है ना। दिस इज द पोएट सजेस्टिंग दैट व्हेन प्लीडिंग डज नॉट हेल्प, वी शुड टेक अपॉन आवरसेल्व्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असर्टिंग व्हाट इज राइट। क्या पहली कमी तो हमने देख लिया। हाँ, क्या कवि यह सुझाव दे रहा है कि जब विनती करने से मदद नहीं मिलती है तो हमें अपने ऊपर यह दावा करने की जिम्मेदारी लेना चाहिए कि क्या सही है। द पोएट सेज, जो कवि है वो कहता है, दैट द चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिटिक्स और एनी पार्टी बिकॉज पॉलिटिक्स डिवाइड्स पीपल, क्रिएट्स हेटर्ड एंड लीड्स टू वार्स एंड डिस्ट्रक्शन। कवि कहता है बच्चों किसी राजनीति या किसी पार्टी में दिलचस्पी नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि राजनीति मतलब पॉलिटिक्स लोगों को विभाजित करती है, दूर करती है, तो इसलिए पॉलिटिक्स से वो दूर रहता है। नफरत भी पैदा करती है, लड़ाई भी कराती है, विनाश की ओर ले जाती है। यू हैव सीन दैट द पोएट इज यूजिंग द सेम प्रोनाउन फॉर द डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट लाइन्स। आपने देखा कि कवि एक ही सर्वनाम, एक ही प्रोनाउन को अलग अलग तरीके से यूज करता है और अलग अलग पंक्तियों में, अलग अलग लाइन में बताता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस शिफ्ट इन रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, कह रहा सर्वनामों प्रोनाउंस के संदर्भ बिंदुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए क्या देखते हैं, इन द फर्स्ट लाइन यू इज फॉर एडल्ट, पहली लाइन में यू जो है वो एडल्ट के लिए है, फिफ्थ लाइन में यू जो है वो चिल्ड्रन के लिए है। वाई डज ही डू सो, वैसा क्यों करता है? It is to make you feel the presence of other characters in the poem, although it is only the child who speaks throughout. When the child uses the pronoun you for other children, adults and arm makers, we feel as if he is turning and talking to each of them. यह आपको कविता में अन्य पात्रों, अन्य कैरेक्टर की उपस्थिति, उनका प्रेजेंस का एहसास कराने के लिए है। हालांकि यह केवल बच्चा ही है जो पूरे समय बोलता है। जब बच्चा सर्वनाम प्रोनाउन का यूज करता है, उपयोग करता है, अन्य बच्चों, वयस्कों मतलब बड़े, हाथ बनाने वालों के लिए हमें ऐसा लगता है जैसे वह मुड़ रहा है और बात कर रहा है उनमें से प्रत्येक को, मतलब सभी से बात कर रहा है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 16.2, pick out the lines that show that the child is desperate for a change.
उन पंक्तियों को चुनिए जो दर्शाती है बच्चा बदलाव के लिए बेताब है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द 3 थिंग्स दैट द चाइल्ड वांट्स एवरीवन टू स्टॉप डूइंग। ठीक है, आंसर है द चाइल्ड वांट्स एवरीवन टू, बच्चा चाहता है सभी से क्या है, स्टॉप मेकिंग आर्म्स, हथियार बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग वार्स ब्रेकआउट, युद्ध छेड़ना बंद करो, मतलब युद्ध छेड़ना बंद करो, स्टॉप टेलिंग लाइज, झूठ बोलना बंद करो। सेकंड क्वेश्चन है हु आर वी एंड यू, वी आर सिक, यू आर सिक, वी आर सिक में वी और यू आर सिक में यू, कौन है, तो इसका मतलब है वी का मतलब हम बच्चे और यू का मतलब है तुम एडल्ट्स। व्हाट इज द एसेंशियल नीड ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चों की जो अनिवार्य आवश्यकता है वो क्या है, आंसर अ वर्ल्ड इन दिस देयर इज पीस लव एंड फ्रेंडशिप इज द एसेंशियल नीड ऑफ द चाइल्ड। बच्चों की अनिवार्य आवश्यकता क्या है, यह एक ऐसी दुनिया जिसमें शांति प्यार और दोस्ती हो, यही बच्चों की ज़रूरत है। फोर्थ क्वेश्चन है हु डज द चाइल्ड होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द depriving हिम ऑफ दिस एसेंशियल नीड, बच्चों की इस आवश्यकता से वंचित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, आंसर है द चाइल्ड होल्ड्स द एडल्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर depriving हिम ऑफ हिज एसेंशियल नीड्स, बच्चा वयस्कों को अपनी आवश्यक ज़रूरतों से वंचित करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है, मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं उनसे वंचित रखता है, मतलब वो चीज़ें उसको मिलती नहीं, उसको हम वंचित कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एप्रिसिएशन, इसमें है व्हेन यू रीड द पोएम, जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं, डू यू मिस द यूजुअल राइमिंग, क्या आपने राइमिंग को मिस किया, एंड जिंगल ऑफ पोएम, पोएम का जो जिंगल है राइमिंग उसको मिस किया, तो द लाइन्स इन दिस पोएम डू नॉट एंड इन सिमिलर साउंड, इस कविता की जो पंक्तियाँ लाइन है वो समान ध्वनियों के साथ, मतलब राइमिंग वर्ड के साथ समान नहीं होती। द साउंड एट द एंड ऑफ ईच लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम द साउंड एट द एंड ऑफ अदर लाइन, मतलब राइमिंग वर्ड में जैसे कोई गाना सुनते हो ना, तो लास्ट में जो वर्ड आ रहे हैं वैसे ही मिलते जुलते सेकेंड लाइन में भी आते हैं, फिर थर्ड फोर्थ में भी सेम वैसे वैसे लाइन आते हैं, उसको राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो कह रहा है कि जो हम ये पोएम पढ़ रहे हैं इसमें राइमिंग वर्ड वाले तो हैं ही नहीं, है ना। तो कह रहा है दिस इज सो बिकॉज द पोएम इज इन ब्लैंक वर्स, ये ऐसा इसलिए है कि कविता जो है खाली छंद में है, इसलिए राइमिंग वर्ड नहीं है ना। चलो ब्लैंक वर्स और अ पोएम, ब्लैंक वर्स क्या है या पोएम क्या है, रिटन इन ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ, जो लिखा रहता है वो किससे मिलकर बना होता है, अनराइम्ड लाइन्स, मतलब जिसके अंदर राइमिंग ना हो उसे अनराइमिंग कहते हैं, तो अनराइम्ड लाइन से बनता है, बट इट हैज़ अ सिंगुलर पैटर्न ऑफ मूवमेंट, है ना, लेकिन ये सिंगल पैटर्न में होता है। इट हैज़ अ रेगुलर राइमिंग ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी एक नियमित लय होती है छंद की, ये आप धीरे धीरे समझोगे। डू यू नो देखते हैं, इन द पीस पार्क ऑफ हिरोशिमा, वन ऑफ द सिटीज विच suffered a nuclear attack in 1945, there stands a statue of a little girl holding a golden crane with the inscription, कह रहे 1945 में परमाणु हमले का सामना करने वाले शहरों में से एक हिरोशिमा के पीस पार्क में जो शिलालेख है ना, स्टैचू है, के साथ एक सुनहरी क्रेन पकड़े एक छोटी लड़की की मूर्ति है, उस पर क्या देखते हैं, दिस इज आवर क्राई, ये हमारा रोना है, दिस इज आवर प्रेयर, ये हमारी प्रार्थना है, पीस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर शांति। आगे पढ़ते हैं, द स्टैचू वॉज इंस्पायर्ड बाई सडाको सासाकी, अब देखो ये जापानीज नेम है तो ऐसा ही होता है, हु वॉज 2 years ओल्ड व्हेन हिरोशिमा वॉज बॉम्ब्ड, जब वह 2 साल की थी और वहाँ पर हिरोशिमा बॉम्ब, मतलब हिरोशिमा में बम गिराया गया था। देन सडाको वॉज 12, शी गॉट ल्यूकेमिया, है ना, जब वो 12 साल की थी तो उसे ल्यूकेमिया हो गया था। ऑल्सो नोन एज एटम बम डिजीज, एटम बम डिजीज नाम से भी जाना जाता है ये। सडाको's फ्रेंड्स रिमाइंडेड हर ऑफ ए जापानीज बिलीफ दैट इफ शी फोल्डेड 10,000 पेपर क्रेन्स शी माइट लिव, सदाको के दोस्तों ने उसे जापानी मान्यता, मतलब जापानी जो सिस्टम है याद दिलाई वहाँ की, और उन्होंने कहा कि अगर उसने 10,000 कागज़ के सारसों को मोड़ दिया तो वह जीवित रह सकती है ना।
सडाको डाइड बिफोर शी कुड कंप्लीट द टास्क। तो सडाको ने ये कंप्लीट नहीं किया, मतलब उससे कंप्लीट नहीं हुआ और वह मर गई। हर फ्रेंड्स रेज्ड मनी टू बिल्ड अ मेमोरियल फॉर ऑल द चिल्ड्रेंस हु हैड डाइड ड्यू टू द एटॉमिक बॉम्ब। तो क्या हुआ, उसके दोस्तों ने परमाणु हमले के कारण मारे गए सभी बच्चों के लिए स्मारक बनाने के लिए पैसे जुटाए और बनवाया था। लेट अस डू 16.1 फ्रॉम अ क्लब प्रिपेयर एंड परफॉर्म इन योर एरिया विलेज ए नुक्कड़ नाटक अबाउट हाउ न्यूक्लियर वेपन्स आर ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। एक क्लब बनाइए, अपने क्षेत्र या गांव के नुक्कड़ नाटक तैयार करें। मतलब नुक्कड़ नाटक जो किनारे, रोड के किनारे या चौराहे पर ऐसा एक नाटक बनाते हैं ना, नुक्कड़ नाटक। अब यूट्यूब पे और सर्च कर लो नुक्कड़ नाटक, वहाँ पर दिख जाएगा आपको। ये मोस्टली कॉलेज के लड़के करते हैं आजकल। प्रदर्शन करें ताकि परमाणु हथियार मानवता के लिए कैसे खतरा है उसको बताओ आप लोगों से, ताकि वो समझें और सही करें। ये सारी चीज़ें बंद कराएं। 16.4 लेट अस लर्न ग्रामर एडवर्ब्स। अब इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने एडवर्ब्स बताया था। जैसे एक वर्ब होता है, वर्ब का मतलब होता है क्या, काम। ठीक है, काम आपका जो भी हो। अब काम अगर आपका अच्छा है तो कहेंगे गुड जॉब, है ना, गुड जॉब कहते हैं या गुड वर्क कहते हैं। तो ये जो गुड वर्ब आया ना, काम के बारे में बता रहे कि काम अच्छा है। एक होता है जैसे राम अच्छा लड़का है, तो हम क्या कहते हैं, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर जो गुड वर्ड है ना, वो किसके लिए है, बॉय, मतलब राम के लिए है। तो जब हम काम के लिए बताएं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो वो हमारा होता है एडवर्ब। ठीक है, अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं कि अच्छा या बुरा है, तो वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, यहाँ पर डी साइलेंट होता है तो एडजेक्टिव होता है। तो एडवर्ब्स हमें पढ़ना है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। लिसन लिसन केयरफुली, लाइफ इज एसेंशियल अफेक्शन। सुनो, ध्यान से सुनो, जीवन अनिवार्य रूप से स्नेह है, अफेक्शन है, प्यार है। द वर्ड केयरफुली, एसेंशियली आर एडवर्ब्स एंड एडवर्ब्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब। तो वर्ब को जब बताना होता है तो एडवर्ब बताते हैं। तो वही तो हम पढ़ रहे थे ना, जब किसी काम को बताते हैं तो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक एडवर्ब भी हो सकता है। वो क्या है हम आगे देखेंगे। एडजेक्टिव भी मैंने बताया आपको। Adverbs generally end in ly, but all words ending in ly not adverbs. Adverb जो है जनरली ly से एंड होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक लॉनली एंड फ्रेंडली एंड इन ly, इसके एंड में देखो ly है ना, तो ये एडवर्ब्स नहीं है, ठीक है, बट आर नॉट एडवर्ब्स, दे आर एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कहते हैं ना कि राहुल जो है अकेला है ना। सम एडवर्ब्स हैव नो पर्टिकुलर फॉर्म। कुछ एडवर्ब्स के साथ कोई स्पेशल या अलग तरह का कोई फॉर्म नहीं होता। लुक एट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखना होता है हमें। जैसे वेल, अच्छा, तेज, वेरी मतलब है ना, पता ही आपको, बहुत, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, और फिर मतलब अक्सर या हमें, है ना, स्टिल मतलब स्थिर, जो रुका हुआ है। लाइक अदर वर्ड्स एडवर्ब्स ऑल्सो हैव देयर एंटोनिम्स। जैसे सभी वर्ड्स के एंटोनिम्स होते हैं, उसी तरह एडवर्ब्स के भी एंटोनिम्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड एडवर्बियल एंटोनिम्स। ऐसे को हम कहते हैं एडवर्बियल एंटोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड केयरफुली इज केयरलेसली। तो केयरफुली हमारा जो एडवर्ब है उसका जो एंटोनियम या एडवर्बियल एंटोनिम्स है वो केयरलेसली। अब इसमें एक वर्ड थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास एडवर्ब है, ठीक है। अब एडवर्ब में अगर ly ऐड हो जाए तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। ये थोड़ा सा है ना रूल है, आगे जब पढ़ोगे आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज है, फिलअप्स आपको भरना है यहाँ पर। एडवर्बियल एंटोनिम्स बताना है आपने। पहला है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ही लॉस्ट द बैगेज ऑन द फ्लाइट फॉर्चुनेटली, है ना। तो फॉर्चुनेटली का क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर आंसर लिखा है, मैच कर लो आप। टूरिस्ट्स विजिट द ताजमहल इन आगरा सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार,
अब इसका जो अपोजिट होता है वो ऑफन होता है, तो ऑफन यहाँ पर आंसर सही है। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स, समटाइम्स लिखा है तो समटाइम्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी, और इसका अगर एडवर्बियल निकालें, एंटोनिम्स निकालें इसका, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज मतलब हमेशा। द सोल्जर्स फॉट, जो सैनिक थे लड़े, फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए, फेयरफुली ना फियरलेसली होगा इसका, है ना, फियरलेसली का एडवर्बियल्स एंटोनिम्स होगा फियरलेसली। द बॉय हु वॉज रनिंग, लड़का जो दौड़ रहा था, वॉन द रेस, रेस जीत गया, स्लोली नहीं, फास्ट। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, रिप्लेस द अंडरलाइन एडवर्ब्स विद देयर एंटोनिम्स इन द sentences given below without changing the meaning and the tense of sentences। कह रहे हैं कि वाक्यों में जो अर्थ और काल को बदलने के बिना, मतलब आप सेंटेंस ना बदलो, है ना, काल टेंस ना बदलो, उसको सीधे सीधे आपको विलोम में बदलना है। पहला आपके लिए बता के रखा है, इफ़ यू डू नॉट वर्क विलिंगली यू कैन नॉट सक्सीड। अगर आप, है ना, स्वेच्छा से, दिल से काम नहीं करते तो असफल हो जाएंगे, या सॉरी हो सकते हैं, कैन नॉट है ना, तो सकते हैं। इफ़ यू वर्क अनविलिंगली, अगर आप अनविलिंगली काम करते हैं, यू कांट सक्सीड इन, अनिच्छा से अगर काम करते हैं, अगर आपका दिल नहीं है काम करने का, तो आप सफल नहीं हो सकते। सीमा डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब हैप्पीली, सीमा ने खुशी से नौकरी स्वीकार नहीं की। द चाइल्ड डिड नॉट ब्रेक द विंडो इंटेंशनली, बच्चों ने जानबूझकर खिड़कियाँ नहीं तोड़ी। वी शुड नॉट स्पीक इम्पोलाइटली, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर उसके बाद माई फ्रेंड इज़ नॉट वेल, मेरे दोस्त की तबीयत सही नहीं है। यू शुड नेवर यूज़ बैड कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू बिल्ड योर हाउस, आपको अपना घर बनाने के लिए कभी भी खराब निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब हमें अच्छा सामान लेना चाहिए, क्योंकि हम अपना घर बना रहे हैं, हम वहाँ रहेंगे हमेशा। अब देखो आंसर्स यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आप वहाँ से मैच कर सकते हो। हम आगे चलते हैं, लेट अस राइट, आइए लिखते हैं। राइट ए फॉर्मल लेटर टू अपील टू the Prime Minister asking him to ensure the nuclear energy is used for constructive and peaceful purposes in the country। प्रधानमंत्री का एक औपचारिक अपील, फॉर्मल लेटर, जो ऑफिशियली लेटर लिखते हैं उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं औपचारिक लेटर, मतलब औपचारिक अपील पत्र लिखकर यह सुनिश्चित कराइए, यह इंश्योर कराइए, है ना, क्या कहिए उनसे कि देश में जो रचनात्मक और शांतिपूर्ण उद्देश्य है उसके लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाए। हिंट क्या है, व्हेन यू राइट एन अपील यू शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। जब आप लेटर लिखो तो आपको कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो याद रखने होंगे। पहला है क्लियरली स्टेट द इशू, सीधे मुद्दे की बात करें, है ना। मेंशन द रीजंस फॉर योर अपील, अपनी अपील के कारणों का उल्लेख कीजिए कि आप ऐसा अपील क्यों कर रहे हैं। मेक अ पोलाइट बट फर्म रिक्वेस्ट, विनम्र लेकिन दृढ़ अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें मजबूती से। नोट है, रेफर्स टू द लेसन ए टाइगर कम्स टू टाउन सेकंड और अ प्रेयर ऑफ हीलिंग फॉर टिप्स एंड हाउ टू नोट अ फॉर्मल लेटर। कह रहे हैं कि आप जो पहले पढ़ चुके हो टाइगर कम्स टू टाउन सेकंड पार्ट और प्रेयर ऑफ हीलिंग, वहाँ से आप हिंट ले सकते हो फॉर्मल लेटर का। तो आप अगर ये चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 6, उसके बाद प्रेयर ऑफ हीलिंग, आप वहाँ पर पहले जाइए और देखिए, फिर ये कंटिन्यू कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। आंसर देखते हैं जो आपको वहाँ पर पॉइंट दिए। तो यहाँ पर लिखा अनिल श्रीराम XYZD वसंत कुंज न्यू दिल्ली, यहाँ पर न्यू दिल्ली वसंत कुंज का पिन कोड है। लेटर किसको लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट आ गया, फिर सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू इंश्योर दैट न्यूक्लियर एनर्जी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड पीसफुल पर्पसेज, सुनिश्चित करने का अनुरोध कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक और शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यही तो वहाँ पर दिया था करने के लिए ना। चलो अब डियर सर, इंडिया हैज़ बीन एन इंस्पिरेशनल ऑफ अदर कंट्रीज, इंडिया जो है अदर कंट्रीज़ के लिए भी इंस्पिरेशन है। आवर कंट्री इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स, हमारी जो कंट्री है बहुत अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस कर रही है। इट हैज़ ऑल्सो बीन ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, हमारी कंट्री में न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी भी है ना, न्यूक्लियर पावर है हमारी कंट्री, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। टुडे, आज, द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द डेंजर ऑफ आर्म्स एंड एमिशन, आज की जो दुनिया है वो खतरे में है, जो आर्म्स और बम गोले बारूद बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से। द कंट्रीज हैव बीन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन्स
कंपटीशन के लिए आजकल जो देश हैं अलग अलग वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रही हैं, बट वी शुड नॉट टेक पार्ट इन दिस रेस, लेकिन हमें इस रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वी शुड यूज़ आवर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज, हमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल पर्पज के लिए यूज़ करना चाहिए। वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड, हमें दुनिया में शांति चाहिए। एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, है ना, यू मस्ट इंश्योर दैट द न्यूक्लियर, जैसा कि आप प्रधानमंत्री हो देश के, आपको एक इंश्योरेंस करना चाहिए, पक्का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होता है कंस्ट्रक्टिव एंड पीसफुल पर्पजेज के लिए। अब देखो ये जो सारे हमने पॉइंट्स लिखे वो जो क्वेश्चन में था वही लिखे हैं यहाँ पर। दिस इज माई अपील टू यू दैट यू शुड मेक इट वन ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। तो कह रहे हैं कि हम आपसे यही अपील है कि इसे प्राथमिकताओं में से एक बनाएं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, ठीक है, अनिल श्रीराम XYZ वसंत कुंज न्यू दिल्ली, ये है। अब सेकंड बी पार्ट क्या है देखते हैं। ऑल एनर्जीज एटॉमिक और न्यूक्लियर आर मीन टू प्रमोट बेटर लिविंग, वाई डू वी यूज दैम फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज। कह रहे हैं कि सभी ऊर्जा परमाणु या परमाणु बेहतर जीवन को बढ़ावा देने के लिए है ना, हम उनका उपयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए क्यों करते हैं। डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ और 30 से 40 वर्ड्स में इसका रीज़न दो। आंसर है कंट्रीज आर इन द रेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जो देश हैं परमाणु हथियार बनाने की होड़ में हैं। इन द पास्ट देयर आर ऑल्सो इंस्टांसेस व्हेन कंट्रीज हैव यूज्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज। हम अगर पास्ट की बात करें, अतीत की बात करें, तो ऐसे उदाहरण भी हैं जब देशों ने विनाशकारी उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया है, जैसे कि नागासाकी, हिरोशिमा देख लो आप। दिस इज सो बिकॉज, है ना, यह ऐसा इसलिए क्योंकि एवरी कंट्री वांट्स टू बी, यहाँ पर कंट्री में आर मिसिंग है, एवरी कंट्री वांट्स टू बी पावरफुल मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली। हर एक देश जो है वो मिलिट्री और इकोनॉमिकली पावरफुल बनना चाहती है। देयर आर ऑल्सो सम कंट्रीज विच ऑलवेज वांट टू डोमिनेट अदर नेशंस जस्ट बाय शोइंग दैट दे आर सुपीरियर मिलिट्री। कुछ देश ऐसे भी हैं जो हमेशा यह दिखाकर दूसरों पर हावी होना चाहते हैं कि वे सैन्य रूप से श्रेष्ठ हैं, मतलब मिलिट्री पावर ज़्यादा है उनकी। वट यू हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ बाय मेकिंग मोर एंड मोर डेंजरस वेपन्स। दुनिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक हथियार बनाकर खुद को तबाह कर रही है। द एडल्ट्स डिस्क्रेड, है ना, डिस्कार्डेड their responsibility to save the world and keep it secure the future। जो जवान हैं दुनिया को बचाने और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखने की अपनी जिम्मेदारी की अवहेलना कर रहे हैं, मतलब इससे दूर भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना रहे हैं। द फ्रिक्वेंट अपील्स ऑफ पीस लविंग पीपल टू स्टॉप द रेस फॉर डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर हैव फॉलन ऑन डीफ ईयर्स, है ना। कह रहे हैं विनाशकारी परमाणु शक्ति की होड़ को रोकने के लिए शांतिप्रिय लोगों की लगातार अपील बहरे कानों पर पड़ रही है। यह विश्वास करना बंद करने का समय है और विनाशकारी हथियारों का जो कब्जा है हमें सुरक्षित रखना है, ठीक है। इट्स टाइम टू स्टॉप बिलीविंग दैट द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स मेक्स अस सेफ। आगे पढ़ते हैं हम। वेपन स्किल्स, ये भी हो गया, डिस्ट्रॉय भी हो गया हमारा। वेपन्स हैव द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय एवरीवन इंक्लूडिंग दोज हु मेक देम, है ना। हथियार बनाने वालों सहित सभी को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। एनर्जी शुड बी हार्नेस्ड फॉर पीसफुल पर्पजेज टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। टर्मिनल क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चन देखते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स, स्टेट इन अबाउट 50 वर्ड्स। बच्चों की दुनिया जो है वो जवानों की दुनिया से कैसे अलग है, 50 शब्दों में बताइए। आंसर है, द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन इज अ वर्ल्ड ऑफ लव एंड इनोसेंस। बच्चों की दुनिया प्यार और मासूमियत की दुनिया है। चिल्ड्रन डू नॉट टेल लाइज, बच्चे जो हैं झूठ नहीं बोलते। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल
रिवेलरीज, वे राजनीतिक लड़ाई में शामिल नहीं हैं। दे वॉन्ट लव एंड अफेक्शन, वे प्यार और स्नेह चाहते हैं। दे वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड, वे दुनिया में शांति चाहते हैं। इन टाइम्स टू पीस द वर्ल्ड इज सेफ फॉर एवरीवन, यह समय जो शांति दुनिया में सभी के लिए सुरक्षित है। शांति के समय जो है दे वॉन्ट इन टाइम्स टू पीस द वर्ल्ड इज सेफ फॉर एवरीवन। इन टाइम्स ऑफ पीस वी कैन वर्क टू मेक द वर्ल्ड बेटर फॉर चिल्ड्रेन, शांति के समय में हम बच्चों के लिए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। Adults tell lies and make war to acquire power over others, जो वयस्क झूठ भी बोलते हैं और दूसरों पर अधिकार हासिल करने के लिए लड़ाई करते हैं। For adults, peace and friendship are words which can be used to hide and cover up their destructive activities. वयस्कों के लिए शांति और दोस्ती ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें विनाशकारी गतिविधियों को छिपाने के लिए किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द पोएट मीन्स बाय द गिवन फ्रेजेस, चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या लगता है कि दिए गए जो फ्रेजेस हैं, वाक्यांश हैं, उसमें कवि का क्या मतलब है? सही उत्तरों का चुनाव करिए और लिखिए। पहला है, थिंक अबाउट टेमिंग द विंड्स मीन्स, हवाओं का जो हवाएं हैं उसको वश में करने के लिए सोचो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सबड्यू एंड कंट्रोल नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं को वश में करना और नियंत्रित करना। आगे चलते हैं। बी है, थ्रू योर फॉल्ट्स मीन, आपकी गलती के माध्यम से, इसका मतलब क्या है? द फॉल्ट ऑफ ऑल एडल्ट्स, सभी जवानों की गलती। सी है, अ वेल ऑफ डस्क लाइज ओवर इट, इसका मतलब क्या है हमें बताना है। मतलब हिंदी में अगर समझें तो इस पर धूल का पर्दा पड़ा है, इसका मतलब क्या है? तो आवर लाइव्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ वेपन्स, हमारे जीवन पर हथियारों का खतरा है, ये आंसर है, यही तो हमने पढ़ा था अभी। थर्ड क्वेश्चन है, हु कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कौन कर सकता है? द एडल्ट्स कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, वयस्क जवान जो है एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स द थीम ऑफ द पोएम, जो पोएम की थीम है उसको आप 50 से 60 शब्दों में बताइए। हाउ इज इट रिलेवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे, आज की दुनिया, आज की जो मॉडर्न दुनिया है इसमें कैसे ये रिलेवेंट होगा, कैसे ये सही है? आंसर है, द पोएट फोकसेस ऑन द डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, कविता जो विनाशकारी हथियारों के विकास से या विकास की वजह से भयानक रिजल्ट जो होता है उस पर केंद्रित है। वेपन्स कैन एलिमिनेट लाइफ, जो हथियार है जीवन को खत्म कर सकते हैं। वेपन्स कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो वेपन्स है वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। वेपन्स लीड टू वॉर एंड वॉर इज मेड बाय एडल्ट्स, हथियार जो है युद्ध की ओर ले जाते हैं और युद्ध जवानों द्वारा किया जाता है। बच्चे क्या, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। एडल्ट शुड स्टॉप मेकिंग वेपन्स एंड वॉर्स, वयस्कों को हथियार बनाना और युद्ध करना बंद कर देना चाहिए। दे शुड मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी, वे उन्हें दुनिया को बच्चों की खुशहाल, सेफ, सुरक्षित एंड पीसफुल प्लेस फॉर चिल्ड्रन, एक सुरक्षित शांतिपूर्ण जगह बनाना चाहिए। द पोएम इज वेरी रिलेवेंट इन द कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट, यह कविता समकालीन संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, काफ़ी रिलेवेंट है। टुडे मेनी कंट्रीज possesses न्यूक्लियर वेपन्स विच हैव ह्यूज डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, आज कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिसमें विनाशकारी क्षमता है। The poem is a reminder to the world to stop the production of destructive weapons. यह कविता दुनिया को विनाशकारी हथियारों के उत्पादन को रोकने की याद दिलाती है। फिफ्थ है, रीड द पोएम वंस अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कह रहे हैं कि आप पोएम को दोबारा से पढ़िए और इस पॉइंट्स के आंसर दीजिए। इज देयर अ राइम स्कीम इन द पोएम, क्या कविता में कोई तुकबंदी है?
तो आप बता सकते हो है नहीं है, अभी भी हमने पढ़ा था थर्ड पार्ट में। डू ऑल द स्टैंजाज हैज द सेम नंबर ऑफ लाइन्स, क्या सभी स्टैंजा में सेम लाइन है, सेम नंबर ऑफ लाइन्स है। आर ऑल लाइन्स इक्वल इन लेंथ, क्या सभी लाइन्स इक्वल लेंथ हैं लेंथ में। डू ऑल स्टैंजाज हैव ए सिमिलर पैटर्न ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन्स, क्या सभी जो स्टैंजाज हैं लंबी और छोटी रेखाओं का एक समान पैटर्न है। बेस्ड ऑन योर आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस स्टेट इन अ फ्यू लाइन्स योर ऑब्जर्वेशन अबाउट ब्लैंक वर्स। तो उपयुक्त प्रश्नों के आपके उत्तरों के आधार पर रिक्त पद के बारे में आप टिप्पणी कुछ पंक्तियां बताइए। तो आंसर है द पोएम इज इन ब्लैंक वर्स, जो कि हमने पढ़ा था। द लाइन्स डू नॉट राइम एट द एंड, हमने ये भी देखा था कि जो लाइन्स है वो राइमिंग वर्ड नहीं है इसमें। द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच स्टैंजा वेरीज, हर एक स्टैंजा में नंबर ऑफ लाइन जो है वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है। ऑल द लाइन्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, लाइन भी इक्वल नहीं है। देयर इज नो यूनिफॉर्म पैटर्न, और एक जैसा पैटर्न भी नहीं है ना, लॉन्ग और शॉर्ट लाइन्स का बहुत सारे वेरियस, मतलब बहुत सारे स्टैंजाज में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन ब्लैंक वर्स द पोएट हैज़ द फ्रीडम टू वेरी द नंबर एंड द लेंथ ऑफ लाइन्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द थ्रू आउट ऑफ द पोएम। रिक्त पद्य में कविता को कविता के विचार की आवश्यकता के अनुसार संख्या और पंक्तियों में की लंबाई को बदलने की स्वतंत्रता है। मतलब अगर हम बात करें ब्लैक वर्ड्स की, तो हमें ये छूट होती है कि राइमिंग वर्ड्स डालें या ना डालें, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितने लाइन्स होने चाहिए, इसकी छूट होती है। हम स्वतंत्र होते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यही बच्चा जो है, जो पोएट है, तो ब्लैक वर्ड्स यूज़ किया है इसने, है ना। ब्लैक वर्ड्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती। चलो आगे चलते हैं। देयर इज़ अ राइम इन द पोएट विच मेक्स द मोमेंट ऑफ द थ्रोट ईजी एंड एफर्टलेस, कह रहे कविता में एक लय और विचार की गति को सरल और सहज बनाती है। 6 क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट चूजन अ चाइल्ड टू वॉइस हिज कंसर्न, कवि ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक बच्चों को क्यों चुना। आंसर है द आंसर कुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, आंसर जो है कुछ पॉइंट्स से हम बताएंगे। तो पहला पॉइंट है द चाइल्ड इज इनोसेंट, बच्चे जो है वो निर्दोष होते हैं। द चाइल्ड कैन स्पीक द ट्रूथ, जो बच्चे हैं वो सच बोल सकते हैं। द चाइल्ड इज द फ्यूचर, बच्चे जो हैं वो भविष्य हैं, या बच्चा जो है वो भविष्य है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, इसके और भी आंसर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं या पढ़ने हैं, तो हमारी वेबसाइट, आपकी अपनी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। वेबसाइट है NIOS एडमिशन classes.com। यहाँ पर जाकर आप बुक सेशन में जाकर हर एक बुक को हिंदी और इंग्लिश में आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।